Hello everyone, welcome back to the online classroom guys. This is your Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. तो बच्चों हमने मॉडर्न फिजिक्स में अभी एटम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब एटम के बाद आता है न्यूक्लियस, लेकिन उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था जैसे कि मैं आपको एक्सरे भी इसमें पढ़ाऊँगा। तो एटम और एक्सरे में से एटम वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरे। So very welcome back again to this new chapter, new portion that is X-ray। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे की। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ पैर टूटे हुए होंगे। मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एक्सरे का नाम नहीं सुना होगा। सर सुना ही, मान लो कभी किसी के चक्कर में हमेशा आप लोगों के हाथ पैर टूटे हुए होंगे, ठीक है, और हाथ पैर टूटे हुए होंगे तो आपको एक्सरे की ज़रूरत पड़ी ही होगी। तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपने एक्सरे लाइफ में करवाया होगा। तो बेसिकली ये चीज़ है क्या, कहाँ से आई, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले 3 लेक्चर में बच्चों हम एक्सरे के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर की। तो बच्चों सबसे पहले बात करें अपन एक्सरे। एक्सरे को छोड़ें, वैसे बेसिकली ये जो टॉपिक था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमटेंस मैं वहाँ पर नहीं करवा पाया, तो मुझे लगा कि अब मुझे एटम के साथ में से करवा देना चाहिए। खैर, अच्छा मुझे याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सर हम बड़ी मुश्किल से तो उसे भूले थे, आप फिर याद करने की बात कर रहे हो। अच्छा चलो सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा इसमें सीन क्या था यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीन क्या था? सर क्या सीन था आपको इतना भी नहीं पता? एक लाइट रे थी, ठीक है, और ये जो लाइट रे है ये किसी मेटल टारगेट पे गिर रही थी। बोला या ना यार, ये किसी मेटल के टारगेट पे गिरी। ये प्रोसेस था, सुनना बात को, मेटल टारगेट पे गिरी थी। बोला या ना यार, क्या बोलता है, किसी मेटल के टारगेट पे गिरी। और जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट हुई मेटल के टारगेट पे, यहाँ से कौन निकल के भागा? एक मोड़ आया मैं उस दिन छोड़, सॉरी वहाँ से कौन निकल के भागा? इलेक्ट्रॉन निकल के भागा। बोल यही था, लाइट रे किसी टारगेट पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। लाइट रे किसी टारगेट पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। ये किसका प्रोसेस था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। रिवर्स कर दो, क्या बात करो सर, बिल्कुल रिवर्स कर दो। श्यूं को येलो कर दिया। अब देखो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि किसी भी का दिखाई दे रहा है ना यार सर, एक्सट्रीमली दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सुन लो, अब क्या करते हैं, मेटल पर, सेम मेटल पर आप क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रॉन को गिराएंगे। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल शुकच, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। कौन से छोटे मोटे भी नहीं, हाई एनर्जी, इनका अलग ही लेवल है ठीक है, जैसे आप लोगों का है ना, इनका अलग ही लेवल है। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, और ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गिरे? मेटल टारगेट पे गिरे। कहाँ पे गिरे? मेटल के टारगेट पे। इनसे इन दोनों की टक्कर हुई मेटल टारगेट से इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई। तो मेटल टारगेट से इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने पर वापस से इस मेटल से सॉरी इस मेटल से कुछ रेडिएशन निकले बच्चों। क्या निकले? कुछ रेडिएशंस निकले। देखो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गया क्या यार, मेटल टारगेट से कुछ रेडिएशंस निकलना स्टार्ट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट से टकराया, यहाँ से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो गए। और ये रेडिएशन कैसे थे? अननोन थे, गुमनाम थे, इनका अता पता कुछ नहीं था। ये सब कैसे थे? अननोन थे। और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ना, और मैथमेटिक्स में जो चीज़ अननोन होती है उसे अपन क्या एज्यूम करते हैं? एक्स एज्यूम करते हैं। उसे अपन क्या एज्यूम करते हैं? एक्स एज्यूम करते हैं। सर हमारी तो एक्स भी एक्स ही है, ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, जे सिंगल। ओके, तो ये जो अननोन रेडिएशंस थे इन्हें क्या बोला गया? एक्सरेज बोला गया। इन्हें क्या बोला गया? एक्सरेज। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट पे गिरते हैं तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन? छोटे मोटे नहीं, अलग लेवल के, हाई एनर्जी लेवल के, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट पे गिरते हैं तो मेटल टारगेट से रेडिएशंस निकलती है, और वो रेडिएशन किसी थी? अननोन, आई डोंट नो व्हाट दे आर, है ना। तो वो अननोन रेडिएशन बोलते हैं एक्सरेज। अच्छा एक्स नाम कैसे पड़ा? एक्स नाम यहाँ से है, अननोन से, क्योंकि जब इनकी खोज हुई बच्चों तो इन अननोन रेडिएशंस थे, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। इवन ये जो चीज़ है इनकी कहानी बताता हूँ मैं भी, है ना। तो ये अननोन थी इसलिए उसने एक्स एज्यूम किया, ठीक है, खैर कोई बात नहीं।
इन्हें बोला गया एक्स रेज। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस कर दोगे तो क्या मिलेगी आपको? एक्स रेज मिल जाएगी। क्लियर है? जैसा काम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया, रिवर्स कर दो, एक्स रेज का काम हो जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्स रेज का खेल। क्या बोलता है यार, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अब देखो बच्चों, इसका जो श्रेय जाता है, इसका जो क्रेडिट जाता है, वो एक मेरे पड़ोस के साइंटिस्ट है ठीक है, जिनका नाम था वीसी रोएंटगेन। ठीक है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। 1895 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सीआरटी ट्यूब्स पे, सीआरटीज पर, कैथोड रे ट्यूब्स पे। ठीक है, तो कुछ हुआ क्या बच्चों कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऐसा बोला जाता है, मैंने भी कहीं पढ़ा है एक्चुअली ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब उनके कुछ फ़ोटोज़ थे तो फोटोज़ के नेगेटिव जो है वो कहीं से डेवलप नहीं हो पाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई उनमें। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया, एक ट्यूब ली। तो उन्होंने, उनका जो सेटअप था वो कुछ ऐसा था बच्चों। सेटअप ध्यान से देखना, ठीक है। एक कैथोड रे या इवैक्यूएटेड ट्यूब थी। दिखाई तो दे रही है ना यार, पता चले मेरा डायग्राम याद रह जाए। ऐसा नहीं करने का, इसको छोटा बना देता हूँ मैं। इसको मैं छोटा बना देता हूँ, अब ठीक रहेगा। सो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ठीक है, कुछ सुंदर सुंदर से दिखाई दे रहा है इससे, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कुछ इस तरीके का एक सेटअप लिया, इसे बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब या डिफ्यूज ट्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक तरफ से लिया कैथोड, ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने लिया एनोड। एक तरफ तो लिया उन्होंने कैथोड और दूसरी तरफ लिया उन्होंने एनोड, और यहाँ पे उन्होंने एक मेटल की प्लेट लगा दी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक मेटल की प्लेट लगा दी, दैट्स इट। ओके, अब उन्होंने क्या किया बच्चों, इस कैथोड, ये तो होगी आपकी कैथोड, कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका कैथोड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एनोड एंड इट्स अ मेटल टारगेट। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डेवलप कर दिया। कितना? अप्रोक्स 25 किलो वोल्ट। बाप रे सर, इतना बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा है, 25,000। उन्हें थोड़ी पता था यार मैं एक्सरे की खोज कर दूंगा, वो तो कुछ और कर रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, 25 किलो वोल्ट का यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट कर दिया। अब सीन क्या बनेगा, कुछ नहीं सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये फिलामेंट है, अब ये कैथोड क्या है, फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पर क्या लगी हुई है, एक मेटल की प्लेट लगी हुई है, मेटल की प्लेट सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेटल की प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे बच्चों सारे। मेटल की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए और यहाँ से मेटल की प्लेट से टकरा के सारे बाहर निकलने के लग गए थे। और किसकी फॉर्म में निकलने लगे, रेडिएशन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स निकले और बाहर निकलने लग गए। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले, मेटल सरफेस से टकराए और बाहर निकलने लग गए। विंडो, यहाँ पे एक विंडो थी, ठीक है, मैं अभी पूरा सेटअप बना के बताऊंगा। तो उस विंडो में से बाहर निकलने लग गए। और ये जो रेडिएशन था, ये कैसा रेडिएशन था, अननोन रेडिएशन था। ये जो रेडिएशन था बच्चों, ये कैसा रेडिएशन था, अननोन रेडिएशन था, जिसके बारे में मुझे ना कोई पता ना कोई खबर। इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया कि ये तो एक्सरे है, अरे दिस इज एक्सरे, अरे दिस इज एक्सरे। तो ये पूरा उन्होंने वीसी रोएंटगेन ने एक सेटअप बनाया था। तो ये पूरी उसकी कहानी है, कैसे सीन बना, आई बात समझ में। तो कहाँ से आपके एक्सरेज की डेवलपमेंट हुई, कहाँ से आपके एक्सरेज बने, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं।
इसके बाद और आगे का प्रोसेस बताता हूँ, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए आप। आओ बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ कूलिज ट्यूब के अंदर क्या है। एक्चुअली बच्चों अब रोएंटजेन ने तो क्या एक्सपेरिमेंट बता दिया है ना, रोएंटजेन ने तो क्या किया कि पूरा एक सेटअप बना दिया, मतलब सेटअप भी नहीं बनाया उन्होंने, तो एक्सीडेंटली एक्सरे को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक कूलिज नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कूलिज ट्यूब या एक्सरे ट्यूब भी हम इसे बोलते हैं, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। उसमें हम एक्सरे को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब एक्सरे का प्रोडक्शन एक्चुअली में कैसे किया जाता है वो वाला प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो रोएंटजेन ने तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया था एक्सरे को, और कूलिज ने पूरा प्रोसेस समझाया है कि कैसे आप एक्सरे को और आगे फर्दर जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सिंपल एक उन्होंने वैक्यूम ट्यूब ली, अब वैक्यूम ट्यूब में वापस कैथोड एनोड लगा दी गई है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रोएंटजेन ने कितना लिया था बच्चों, 25,000 वोल्ट, इतना लिया था, ठीक है। हम कितना ले रहे हैं, 10,000 से 80,000, 10,000 से 80,000 या 10 किलोवाट से 80 किलोवाट कितना भी वेरी कर सकता है। अब देखो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से निकले और यहाँ पर ये इस तरीके की एक एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट या मेटल टारगेट, इसे बोल दिया मैंने मेटल टारगेट, ठीक है। अब ये इस मेटल टारगेट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, इस विंडो से, छोटी सी विंडो से रेडिएशंस बाहर निकलने लगेंगे, और इन रेडिएशंस को ही मैंने क्या बोला, एक्सरेज बोला। सर ये तो प्रोसेस आपने उसमें समझा दिया है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मेटल प्लेट के बारे में, इस मेटल प्लेट के बारे में तो थोड़ी सी बात करते हैं इस मेटल प्लेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक्सरे के प्रोडक्शन में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 थिंग्स आर मोस्ट required to produce एक्सरेज। देखो इनकी भी डिमांड है, एक्सरेज की डिमांड ये है कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे तो एक्सरे बनेगी, वरना एक्सरे रूट के कहीं और चली जाएगी भैया। पहला बोलो, पहला तो है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जेटिक होनी चाहिए, ढीले पोले से काम नहीं चलेगा, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सिलरेटेड होने चाहिए। दूसरी बात क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सिलरेटेड होने चाहिए, ठीक है। या फिर या ऐसे मैं बोल दूँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, एक्सेलरेटेड होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट और फोर्थ सबसे बड़ी बात कि ये जो मेटल प्लेट है, ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 केस है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फुपच आ गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मेटल के बारे में, कि जो मेटल है, जो मेटल टारगेट है, मेटल टारगेट हैज़ हाई एटॉमिक वेट, हाई एटॉमिक वेट। इस नालायक की भी अपनी ही जिम्मेदारी है, अपनी ही डिमांड है कि इस मेटल प्लेट का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, या सबसे ज़्यादा नहीं बोले तो हाई और होना चाहिए। तो इस मेटल प्लेट का एटॉमिक वेट भी कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब जब बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। ये तो बात हुई इनकी डिमांडों के बारे में, ये सारी बातें किसके बारे में हुई, इनकी डिमांड्स के बारे में, कि इनकी क्या क्या डिमांड्स है। अब मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बहुत ज़्यादा, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू हाई, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या सर, अच्छा देखो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है,
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, क्योंकि एक्सरे को आप अलग से बना तो नहीं सकते हो। तो ये जो एक्सरे बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा एक्सरे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सरेज इज प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, 50% भी नहीं, 10% भी नहीं, अप्रोक्स 1% टू 2%। क्या बात कर रहे हो सर? अगर 100 जूल का 100 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका है, अगर 100 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, तो ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एक्सरे बना पाएगी सर। बाकी 98 कहाँ गई? 98 गई, उड़ गई। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लगभग 98% इज कन्वर्टेड इनटू द हीट, इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% से ही एक्सरे बनती है, बाकी तो हीट में निकल जाती है। इसीलिए अब ये पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट लगाए हुए हैं, ताकि जो सिस्टम है वो एक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे रहे। क्योंकि अगर वाटर इनलेट वाटर आउटलेट नहीं लगाता तो अगर कोल्ड वाटर अंदर जाएगा और हॉट वाटर बाहर निकलेगा, है ना। इस वजह से मैंने सिस्टम को एक फिक्स टेम्परेचर पे रखने के लिए ही वाटर इनलेट वाटर आउटलेट लगाए हुए हैं। दूसरी बात, इससे बचने का एक तरीका और है। इससे बचने का एक तरीका और है। एक तरीका क्या? दूसरी बात, इस हीटिंग को रोकने की वजह से मेटल प्लेट जो ली जाती है उनकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। मेटल प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। अच्छा सर, मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? इन मेटल प्लेट की एक तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने से क्या होगा सर? अरे भाई, थर्मल कंडक्टिविटी हाई तो जितना जल्दी गर्म हो रहा है उतनी ही जल्दी वापस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। बस इस वजह से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो निकल लेगी वो तो ठीक है। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का 100 डिग्री सेल्सियस आपने इसका मेल्टिंग पॉइंट रखा ये तो एक ही बार में निकल लेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई होगा मेटल प्लेट का, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वो तो काफ़ी हायर एनर्जी के गिर रहे हैं ना यार। तो अगर हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं तो वो मेटल प्लेट को क्या करेंगे? मेल्ट करने का काम करेंगे। और मेटल प्लेट मेल्ट ना हो, इस वजह से आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट की जो है मेटल प्लेट यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। इन सभी के लिए, ठीक है, तो इन सभी के लिए काफ़ी प्रोसेस हैं या काफ़ी अदर मेटल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो मेटल प्लेट के लिए, जैसे मोलिब्डेनम है, प्लेटिनम है, ठीक है, टंगस्टन है। इन सबों का जो एटॉमिक वेट भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये थी बच्चों कूलीज ट्यूब और रोइंगटन का प्रोसेस और एक्सरे का इंट्रो। यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हमने क्या किया? कूलीज ट्यूब तक कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब एक्सरे पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। आप लोगों पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है वैसे तो, बट फिलहाल एक्सरे पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो कंट्रोल ऑन एक्सरे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पेन कॉपी उठाएंगे, कंट्रोल ऑन एक्सरे। बच्चों, कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, इंटेंसिटी और पेनिट्रेशन पावर। कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, इंटेंसिटी और पेनिट्रेशन पावर।
कैसे है सर, क्या सीन है इसका, मैं बता देता हूँ ले। तो कंट्रोल और एक्सरे की बात करें तो कंट्रोल हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ऑन एक्सरे। अगर एक्सरे पर कंट्रोल करना है तो इसके केस में आपके पास दो केसेस अवेलेबल हैं। आप या तो इंटेंसिटी का यूज करो, ठीक है, जो आप इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हो ना उसकी इंटेंसिटी। दूसरी चीज आप पेनिट्रेशन पावर यूज करो। पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो दो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, या तो इंटेंसिटी का यूज़ करके या पेनिट्रेशन पावर का यूज़ करके। अब इंटेंसिटी मतलब सुनो, अब इंटेंसिटी का मतलब क्या, फॉलिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल टारगेट। भाई मेटल टारगेट पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, बोल हाँ या ना, क्या बोलता है यार। मेटल टारगेट पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन गिरे तो इंटेंसिटी 50, मान लो 1 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन गिरे तो इंटेंसिटी 20, ठीक है। सडनली मुझे ये बताओ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करे। सारी चीज़ें मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे फ्लोइंग करंट पे। किस पे डिपेंड करेंगे, फ्लोइंग करंट पे। तो जितनी ज़्यादा फ्लोइंग करंट का अमाउंट होगा, यानी जितने ज़्यादा एम्पियर की करंट फ्लो होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो कुल मिला के अगर इनडायरेक्टली बात कहूँ तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट का मतलब, अरे जो आपने कैथोड लिया है, जो फिलामेंट लिया है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिलामेंट करंट कोई नई साइंस नहीं है। इसी तरीके से पेनिट्रेशन पावर की बात करो, पेनिट्रेशन पावर जो है वो डिपेंड करेगी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। बच्चों पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी गिर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है इस मेटल सरफेस से जो टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। और ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो अगर देखा जाए तो पेनिट्रेशन पावर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड है, फिलामेंट करंट पे। इस तरीके से आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। फिलामेंट करंट के कंट्रोल करोगे इंटेंसिटी कंट्रोल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करोगे पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हो, फिलामेंट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब पेनिट्रेशन पावर का नाम आया है तो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग, पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग एक्सरेज के टू टाइप्स को, एक्सरे को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्सरे डिवाइडेड इंटू, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, इंटू, ओके, डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल यही। पेनिट्रेशन पावर के बिहाफ पे देखा जाए तो इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, दो तरीके की कैटेगरी है एक्सरे की। अब पेनिट्रेशन सॉफ्ट से पता लग रहा है उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होनी चाहिए, लेस या हाई। अगर सॉफ्ट है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होनी चाहिए, लेस। पीपी पेनिट्रेशन पावर कितनी है इसकी, लेस, और इसकी हाई। हेलो हाई, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर लेस है, पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है, लेस है। और अगर एनर्जी लेस है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इनकी वेवलेंथ की अगर बात करूँ बच्चों, तो इनकी वेवलेंथ होती है 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक वेरी कर जाती है।
एंगस्ट्रॉम का मतलब वही 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, पेनिट्रेशन पावर हाई है इसका मतलब एनर्जी हाई है, और अगर एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो इसकी वेवलेंथ वेरी करती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में। समझ में आई बात? वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। अच्छा सर, इन दोनों अलग अलग यूज़, अगर दो कैटेगरी है तो दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो, सॉफ्ट एक्सरे मतलब ज़्यादा दूर तक वो क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस नहीं कर पाती है सरफेसेस को। लाइक जो भी आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी में यूज़ करते हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, वहाँ पे जो आपके बैग वगैरह चेक होते हैं, कहीं कोई बम वगैरह तो नहीं लेके जा रहा, मेरे कहीं स्टूडेंट लेके चले जाते हैं आप जैसे लोग, तो उनके लिए जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी या रेलवे स्टेशन पे भी या मेट्रो पे भी अवेलेबल है, उन सब पे जो यूज होता है। सर हम कहाँ मेट्रो पे गए, हम तो बस स्टैंड पे जाते हैं सर, ठीक है, रोडवेज की बस है ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे भी कई जगह यूज़ होता होगा। तो वहाँ पे जो यूज़ होता है सिक्योरिटी में, वो सॉफ्ट एक्सरे यूज़ होता है। इसी तरीके से क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ होता है। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब आगे भी ब्रेक स्लो में इसमें पढ़ेंगे हम। क्रिस्टलोग्राफी है, ठीक है, मोनोफोटोग्राफी है, सब चीज़ में ये जो है सॉफ्ट एक्सरे यूज़ होता है। उसी तरीके से हार्ड एक्सरे मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में। ये नहीं हाँ, आप जो हाथ पैर तोड़ के लाते हो ठीक है, आप जो हाथ पैर तोड़ के लाते हो कैसे के चक्कर में, उनका जो एक्सरे किया जाता है ना, वो हार्ड एक्सरे होता है। तो डॉक्टर को पूछ लेना कि मेरा हार्ड एक्सरे कर रहे हो आप, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलती रहती है हंसी मजाक। तो ये चीज़ है बच्चों। अगर अब बात करते हैं, अच्छा देखो, वेवलेंथ की बात हो ही चुकी है। अगर वेवलेंथ की बात हो ही चुकी है तो मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। अगर वेवलेंथ की बात कर ही ली है हमने, तो मैं आपको एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अगर वेवलेंथ की बात करी है तो इसकी वेवलेंथ वेरी करती है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। एक्सरेज की वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक वेरी कर सकती है। वेवलेंथ कम है इसका मतलब, अब एक्सरेज भी क्या है, रेडिएशन है, उससे भी क्या होंगे, कुछ टाइम्स फोटॉन्स निकलेंगे, तो उन फोटॉन्स को बोला जाता है एक्सरे फोटॉन। तो उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। खैर ये सारी बातें, अब बात करते हैं सर, आपने हमें बता दिया, देखो अगर एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए जो एक्सरे है वो आपकी स्क्रीन तक, आपकी स्किन तक को क्रॉस कर जाती है, बट बोन्स को वो क्रॉस नहीं कर पाती है। और बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती है इसी वजह से वापस रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी बोन्स की फ़ोटो आपको दे होती है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आपका एक्सरे किस बिहाफ पे निकलता है, हायर एनर्जी की वजह से। खैर कोई बात नहीं। अब सर एक बात बताओ, क्या हमेशा एक्सरे हर चीज़ को क्रॉस कर जाती है या कहीं पर ये एब्जॉर्ब भी होती है? तो बिल्कुल एक्सरेज एब्जॉर्ब भी होती है, एक्सरेज एब्जॉर्ब भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं होती, एक्सरेज भी कई कंडीशंस में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब अगर एब्जॉर्ब हो गई तो कैसे काम होगा, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। सर हमेशा क्या एक्सरे क्रॉस ही करेगी, क्या कहीं एब्जॉर्ब नहीं होती? भाई लाइट है, लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। क्या उसी तरीके से एक्सरेज भी, देखो ट्रांसमिट हो गई, एक्सरेज रिफ्लेक्ट भी हो गई, क्या एक्सरेज एब्जॉर्ब भी होती है? एग्जैक्टली। सपोज अब एक्सरेज एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद क्या होगा, मान लो कि आपके पास ये एक मेटल का टारगेट है, या टारगेट क्या, मेटल की प्लेट है, इसकी थिकनेस है स्मॉल एक्स, क्लियर। यहाँ से मैं इस पर एक्सरेज इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, और जो इंसिडेंट करवा रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज इक्वल टू I0,
यानी आई नॉट इंटेंसिटी की मैं एक्सरे यहाँ पे इंसिडेंस करवा रहा हूँ। कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ यहाँ से निकल गई। ऐसा नहीं है कि सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, कुछ निकल भी गई। मान लो कितनी निकल गई, आई एक्सरे, आई जो है वो निकल गई। अच्छा, यहाँ मान लो डेल्टा आई जो है वो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो चुकी है। डेल्टा आई क्या है, जो एब्जॉर्ब हो चुकी है। आई नॉट क्या है, जो ओके गाइस, अब इसकी थिकनेस होगी आई एक्स, इसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी होगी आई, ओके। मान लो कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा आई इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो गई, और इसकी जो निकलने वाली जो पासिंग इंटेंसिटी है वो है आई। मान लो कि इसका एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है म्यू। इसका एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कितना है, म्यू। म्यू क्या है, इस मेटल प्लेट का एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। क्लियर, मेटल प्लेट का एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है। अब देखो तो कितनी लाइट पास हुई आई, जो पासिंग कितनी एक्सरेस पास हुई है, कितनी इंटेंसिटी की एक्सरे पास हुई, वो दी जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस न्यू एक्स। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको क्या निकालना है, कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो डेल्टा आई निकालना है। अब डेल्टा आई कैसे निकलेगा, कितनी आई थी कितनी गई, इंसिडेंट माइनस पासिंग, आपको एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। आई की वैल्यू ये रख दो यहाँ से, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस न्यू एक्स। आई नॉट कॉमन ले ली जाए, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस न्यू एक्स। अगर कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो वो आप इस तरीके से बता सकते हो। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, ओके। ये तो हुई। अब ये चलो, अब एक बार एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एक बार, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ जो मैं बताना ही भूल गया। अगर आप इंटेंसिटी और थिकनेस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, देखो इंटेंसिटी और थिकनेस के बीच में, तो ग्राफ कैसे वेरी करता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली ग्राफ वेरी करेगा। ग्राफ कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली, कुछ इस तरीके से। मान लो यहाँ इंटेंसिटी ले लिया, यहाँ थिकनेस ले ली, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, एक्सपोनेंशियल वेरी करेगा। वेल जो भी हो, अब एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, समझते हैं इसको। मान लो मैंने आपको बोला कि एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, और इसकी थिकनेस है, रुको, मान लो मैं इस पर आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन गिरा रहा हूँ, पासिंग हुई है आई नॉट अपॉन 2, मतलब अगर 10 करा रहा हूँ तो 5 ही पास हुई, 5 एब्जॉर्ब हो गई, मतलब आधी इंटेंसिटी तो एब्जॉर्ब हो गई, आधी इंटेंसिटी बगल में निकल गई। तो इस केस के लिए कितनी थिकनेस होगी, मान लो उस थिकनेस को मैंने बोला x/2, तो वो आपको ये निकालना है। कहानी समझ में आई, आपको वो थिकनेस निकालनी है मेटल प्लेट की जहाँ पर पासिंग इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी की हाफ हो जाए। पासिंग इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी, देखो फाइंड thickness of metal target for which passing intensity is half of incident intensity। क्लियर, ये आपको x/2 कैलकुलेट करना है। सिंपल लगा दो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो आपको क्या निकालना है, दिस वन फॉर्मूला अप्लाई करो, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस न्यू x/1/2, ये आपको निकालना है। I इज इक्वल, आई की जगह कितनी है, आई नॉट/2,
इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस न्यू एक्स 1/2, ये आपको कैलकुलेट करना है। आई नॉट ने आई नॉट को मार डाला, इस पावर को इधर लेके जाओ, इस 2 को इधर लेके जाओ। अगर ये माइनस में है तो इधर जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस का न्यू एक्स 1/2, और ये 2 इधर आके 2। लॉग ले लो, लॉग लेने पर ये हो गया म्यू एक्स 1/2 इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2। इधर भी लॉग लोगे, यहाँ से एक्स निकाल लो, हाफ ऑफ एल एन 2/म्यू। तो अगर कभी आपसे पूछ ले डायरेक्ट तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। खैर कॉपी करो। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अपन। अभी 2 लेक्चर और बाकी है एक्सरे के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।